हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियों और उपन्यासों के चैनल में आज सुनिए हिंदी साहित्य की सशक्त कथाकार और साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी गुनाहगार। तो शुरू करें कहानी गुनाहगार। फैसला हो चुका था, परंतु रात ज़्यादा हो गई थी। सज़ा दी जाती तो कैसे दी जाती? दरअसल सज़ा का रूप गांव भर को दिखाना था और पंचायत को अपना महत्व बनाए रखना था। बस इसीलिए ही तय हुआ था कि अवध बिहारी अपनी बहू अर्थात पत्नी को निगरानी में रखेगा सवेरा होने तक। अवध बिहारी को पंचों ने आदेश दिया, बहू को अपने घर की भीतर वाली कोठरी में बंद रखे। वैसे बाहर के मुख्य दरवाजे के पास बनी बैठक ज़्यादा माकूल जगह थी, क्योंकि उसमें सींचेदार खिड़कियां थीं। बहू को बाहरी बैठक में रहने का अभ्यास भी नहीं था। उस जगह को पुरुषों के बैठने और आराम करने की जगह मानकर वो यूं भी झिझकती हुई बैठती। एक पंच ने चेताया, यार ये बहू और मरखनी गाय बराबर हैं। गाय रस्सा तुड़ाकर भागती है, कोई पकड़ता है तो सींगों से वार करती है, ये भी सींग से तोड़ डालेगी। बाकी बोले, ठीक है, फिर अवध बिहारी है तो सही, सारी जिम्मेदारी अब उसकी है। न संभाल पाया तो? अरे मर्द नहीं है वो, किसी गैर मर्द के संग तो बहू रखी नहीं जाएगी। क्या भरोसा गैर मर्द को लुभा ले ये औरत और भगा ले जाए। फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, अंधेरा कितना घिर आया है, इंतज़ाम करो जल्दी। कहने के बाद लोग चबूतरे से उठ गए। तमाम बातें रास्ते में करते चले गए। अवध बिहारी बहू को रात भर में मार न डाले कहीं, बहुत गुस्से में है। इस लड़के को इतने गुस्से में किसी ने देखा है आज तक? यार तुम भी गजब करते हो, गुस्सा न करे तो क्या ऐसी औरतों को छाती से लगा ले? साली ने उसके सगे सहोदर भैया को जहर दिया है, बताओ कौन भाई आपे में रहेगा? हम तो कहते हैं इस बदकार की हत्या कर ही दे तो पाप कटे। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, इसकी हत्या कर ही देनी चाहिए कि डायन का टंटा ही खत्म हो। नहीं, क्या कह रहे हो? अवध बिहारी ने मारामुरी करी तो उसे उम्र कैद हो जाएगी, टंटा खत्म नहीं होगा। सो तो है, औरतों के मामले आजकल बड़े पेचीदे हो गए हैं, तभी तो बदफैली मचा रही हैं। हर गांव में कोई ना कोई प्रचंड निकल आएगी। चलो अब कुछ घंटों की ही तो बात है, पंचायत का फैसला है, कोई उंगली तक नहीं उठा पाएगा। अवध बिहारी और बहू दोनों चल दिए चुपचाप, गांव से दूर आ गए। दोनों के हाथों में सामान के नाम पर कुछ न था सिवाय एक झोले के, जिसे बहू थामे थी। अवध बिहारी को अनुमान तो था कि उस झोले में क्या होगा, मगर बदहवासी उसे कुछ सोचने ही नहीं दे रही थी। सर्दी की रात में भी पसीना आ रहा था, सो चांदनी को बार बार धूप समझ लेता था। ऐसी हड़बड़ी थी कि घर से चलते समय अंगोछा लेना भी भूल गया। कम से कम माथा तो पोंछ लेता। कहाँ से आ गया अंगोछे का ध्यान? बेध्यानी में बहू पीछे रह गई। पीछे से कहीं भाग गई तो पंचों को क्या जवाब देगा? कैसे कहेगा कि बहू का जी घबरा रहा था, सांस घुटती थी, सो खुली हवा में निकालना लाजमी हो गया था। ओफो, क्या सोच रहा है? अपनी बात पर उसने सिर झटक दिया। गांव कहाँ है यहाँ, और कहाँ है पंचायत? सुनो, बहू की महीन आवाज़ दिमाग के पर्दे से जा टकराई। वो ठिठक कर खड़ा हो गया और पीछे देखने लगा। अरे बहू की लंबाई क्या हुई, एकदम गठरी नुमा हो गई है, इतनी कैसे सिकुड़ गई? बहू कहती है, लो ये अंगोछा कानों में बांध लो, ठंड बेजा है। कहती हुई बहू के दांत जाड़े के मारे किटकिटाने लगे। उसने अंगोछा ले लिया और इस तरह सिर में बांध लिया कि दोनों कान ढक गए। कान ढकते ही महसूस हुआ कि ठंड का जोर कम हुआ है। अब सनसनाती हवा के थपेड़े वो नहीं सुन रहा, बस बहू की आवाज़ कान में बंद करे चल रहा है, वही सुनो, अंगोछा बांध लो। साली कितना मीठा बोलती है। मीठा बोलने वाली औरतें फरेबिन मानी जाती हैं, तभी ना मेरे भाई को विष देने पर उतर आई। बड़ी सतवंती बनकर दिखा रही थी। जब से ब्याह कर आई है तिरिया चरित्र दिखा रही है। हम उल्लू का पट्ठा इसके लिए कमा कमा कर लाते हैं। लोग कहते थे माँ मरने के बाद घर संवारने वाली औरत आ गई।
संवार दिया घर। माना कि रोटी पानी चौका बासन और गोबर कूड़ा करने में इसका जवाब नहीं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि सबको जीतेंगी पटरानी जी। भाई भूखा प्यासा हाट से भैंस के लिए खली लेकर गया था, खाने के लिए कुछ मांगने गया तो इसने बात टाल दी। अब ज़्यादा कहा तो आंखें तरेरने लगी। इसके बाद जब भाई को गुस्सा आया सो धौल धप्पा कर दी। बस इतनी सी बात पर यह डायन हत्यारी बन गई। धतूरे के बीज पीसकर आटे में नमक की तरह मिला दिए। औरत की माया तो देखो, नागिन सी मुस्कुराई और रोटी बनाने लगी। भाई को लगा भाभी रोटी नहीं परस रही, लाड़ दुलार परस रही है। चटपट 1.5 रोटी खा गया, बस हो गया गजब। जहर पचा सकता है कोई? भाई पागल होकर घर के बाहर निकल गया। हाथ में हंसिया था जिससे लाला के घेर में बंधे बैल भैंसों के रस्से काटने लगा। भैंस के थानों पर चाकू चलाने लगा। पशुओं ने एक साथ स्वर बांधकर जो रंभाना शुरू किया कि आवाज़ सुनकर गांव भर हिल गया। जाग गए सब लोग। बहू दबोच ली। रोटी में से आधी रोटी बची थी, कुत्ते को खिलाकर देखी। कुत्ता काएं काएं करके ढेर हो गया। भाई की, कुत्ते की और बहू की अब एक सी हालत थी। अदावत। भाई से क्या अदावत थी बहू की, क्या बताए अवध बिहारी। यही कि भाई के ब्याह की चर्चा चलने लगी थी और बहू कुढ़ रही थी। यही बात तो गांव भर कह रहा है। लक्ष्मी नारायण कह रहे थे, तू तो भैया स्कूल पढ़ाने चला जाता है, घर में किलोलें होती हैं। नहीं, झूठ बोलते हैं गांव के लोग, जलते भी हैं। रूपवती खूबसूरत बहू 8 कक्षा तक पढ़ी है, आगे पढ़ना चाहती है। पढ़ना किलोले करना है? गांव के लोग अनपढ़ अशिक्षित क्या जाने विद्या का सार। आज के दिन सब सगे बन रहे हैं। अम्मा मरी थी, घर का चौका चूल्हा बुझ गया था, तब कितनी पड़ोसनें आई थी हमारी रोटी बनाने। 4 दिन भी बंधकर किसी ने अपने घर की औरत को हमारा खाना नहीं बनाने दिया था। दोनों भाई भूखे प्यासे मुंह सुखाए घूमते थे। अम्मा की सखी बनती हैं मानो बुआ, मुंह पर बोल मार दिया था, रोज़ रोज़ तुम्हारे लिए कौन थोपेगा, ब्याह कर ले, तू बालक नहीं है। ये बात मानो बुआ ने ही नहीं, गांव के ज़्यादातर लोगों ने समझाई थी, जैसे ब्याह के बिना उसका जीवन संकट हो गया हो, केवल इसीलिए कि स्त्री के बिना घर सूना है। कुल मिलाकर अवध बिहारी का जीवन ही उजड़ा उजड़ा है। पर उजाड़ में वो और भाई घर का क्या काम नहीं करते थे, पानी रोटी चौका बासन सब। पर गांव के लोग दूसरों की ज़िंदगी के ज़्यादा मालिक होते हैं, अपने की कम। सो बिरादरी में ब्याह की खबर फैला दी। अनजाने अनचाहे संबंध सूत्र चल निकले। जता दिया कि ब्याह की जिम्मेदारी गांव समाज की होती है। अवध बिहारी ने पीछे चली आ रही बहू को पलट कर देखा। इसी बहू की बारात में गांव के अधिकांश लोग गए थे, इसे ब्याह कर लाए थे। अवध बिहारी ने ससुर को आश्वस्त किया था कि अब उनकी बेटी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। 19 वर्ष का लड़का आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दोस्तों की शादियों पर उनका मजाक उड़ाने वाला अवध बिहारी विवाह वेदी की मंत्र वाक्यों को जैसे कंठस्थ कर लाया। अपनी औरत को मजाक की तरह नहीं, ताकत की तरह समझा था। बारात विदा हुई थी, वो बहू के साथ बैठा था। रास्ते भर एक ही बात मन में गूंजती रही, हाथ पकड़ा है, जिंदगी भर हाथ थामे रहेगा। सोचा बहू भी शायद यही सोच रही होगी। उसने तनिक पास सरक कर दुल्हन से सट जाना चाहा। दुल्हन की ओर से कोई खिसका खिसकी नहीं हुई तो अवध बिहारी ने धीरे से उसकी हथेली अपने हाथ में ले ली। हथेली पर मेहंदी रची थी, सुगंध उसके लिए ही थी। मेहंदी की रचना में फूल पत्ती के बीच एक स्त्री का चित्र था जिसके हाथ में कटार थी। कमाल है, मेहंदी में ऐसी धार। तभी हाथ पकड़ने पर बहू चौंकी नहीं, वो डर सा गया। रेशमी साड़ी के घूंघट के भीतर बहू के आँख कान नाक थे। उसने कान के पास अपने होंठ सटा दिए। बहू और पास आ गई। वो हड़बड़ाया और ये भी भूल गया कि वो क्या पूछने कहने वाला था। ये कटार वाली औरत, उसने कुछ देर बाद कहा। हाँ, गैल में भूत चुड़ैलों का डर रहता है ना। बहू की आवाज़ में चूड़ियाँ खनकी। अच्छा, और नहीं तो क्या, हल्दी चढ़ी लड़की को ऊपर की हवा दबोच लेती है, तब कटार वाली औरत सहायता करती है। पता है कुछ?
बांसुरी में से निकला कंठ स्वर। स्वर को सुनकर जीप का ड्राइवर हंस पड़ा। तब अवध बिहारी को होश आया था कि उन दोनों के बीच ये तीसरा भी शामिल है, सावधान रहना होगा। बहू के चेहरे पर भय है और कभी कभी झुंझलाहट भी। सुनो, कहाँ जाकर रुकेंगे? वो क्या जवाब दे? सफ़र कहाँ और कब खत्म होगा? बहू थक गई है और ऐसे देख रही है जैसे उसका पति अभी किसी आश्रय का इंतज़ाम कर देगा या फिर कोई सवारी ले आएगा, क्योंकि अब वो चल भी ना पाएगी। दरअसल वो गांव के लोगों से घबरा गई है। अवध बिहारी को गुस्सा फिर से चढ़ाया। गांव वालों का क्या कसूर? करनी तो सब इसी चुड़ैल की है। टिपनिया में जहर मिली रोटी अभी भी रखी होती अगर। अवध बिहारी की मुट्ठियाँ कस गईं। वो दांत पीसने लगा। उसके हाथ में कोई चाकू थमा दे तो इसी समय पीछे आती बहू की छाती में आर पार कर देगा। खून की प्यासी है, इसके प्राण ले ले तो पाप नहीं लगना। इस डायन को मेरे भाई की जान लेने का क्या हक था? हरामजादी, अब पाँव टेढ़े मेढ़े डालकर नखरे बता रही है। अपने हाथों ख़त्म करेगा इसे अभी। उसकी पत्नी है, खुद सजा दे तो चैन पाए। पंचायत से पहले इस औरत पर उसका स्वामित्व है। दिखा देगा कि पति क्या होता है, उसे कैसा होना चाहिए। 4 साल तक भाई से रंडीपना करती रही, अब सती बनने लगी है। 4 साल पहले उस 15 वर्ष के लड़के को क्या आता होगा? सब कुछ इसने सिखा दिया। अच्छी सूरत क्या पाई, समझ रही है हर मर्द इस पर मर रहा है। कहेगी उसने ये कहा, इसने वो कहा, उसने आंख मारी, इसने बाह पकड़ी और हमारे खास बहनोई ने इसको अंधेरे में दबोच लिया। सब इसी के फेर में हो जैसे। सारे दुनिया जहान की औरतें मर गई हैं क्या? ये क्यों नहीं कहती कि मेरी आँख में ही इतनी हवस है कि जमाने भर के मर्दों को पी जाऊं? इसी कारण सब कहते हैं कि बहू बेहाथ हो गई है। और ये महारानी ऐसे जताती थी जैसे अवध बिहारी का भाई इस पर हर रात बलात्कार कर रहा है। सोचते सोचते अवध बिहारी घबरा उठा। उसकी छाती में लोहार की सी धौंकनी लगी है। चांदनी में चलती बहू उसे साक्षात चुड़ैल लग रही है। क्या पता इस पापिन के झोले में चाकू हो। 4 साल बाद भी इस औरत की माया का वो कोई रंग नहीं जान पाया। सती दिखती है, चिनार मानी जाती है। रुक क्यों गए? बहू की पीपनी जैसी आवाज़ लरजी। वो बुत सा खड़ा रहा कि वो मनुहार से पूछ बैठी, पानी पियोगे? झोला में पानी की बोतल है। पता नहीं क्यों अनजाने ही बहू के स्वर में बहती राहत उसके कानों के जरिए मन से आ जुड़ी। क्रोध में पैदा हुए ताप की लहरें इधर उधर बिखर गईं। वो गुस्सा नहीं होना चाहता था। बहू हमेशा कहती रही है, गुस्सा तुम्हारे स्वभाव में है ही नहीं। गुस्सा करना नहीं, गुस्से से हेडमास्टर का हार्ट फेल हो गया था। उस दिन उन्होंने एक लड़के को बेतहाशा पीटा था, इतना कि वो खुद हाँफने लगे। हाँफना सेहत के लिए ठीक नहीं। बैठ जाओ ना, बहू ने सलाह दी। कहाँ? धरती पर अपनी धोती का पल्ला बिछा दिया और बोली, यहाँ। शुक्र तारा ऊपर आ गया है। आसमान में 3 ऋषियों को देखो ना, भोर होने वाली है। अवध बिहारी विभोर सा देखने लगा। वो अक्सर यही कहकर उसे इतवार की सुबह जगाया करती है। बाकी सुबह तो दूसरे गांव में होती हैं। सोमवार को मुंह अंधियारे ही उसे स्कूल के लिए रवाना होना होता है। वो उठता है, तब तक पूरे दिन के लिए रोटी सब्जी तैयार हो चुकी होती है। चूल्हे पर अंधौरे में पानी गर्म हो रहा होता है। घी गुड़ और आटे के लड्डू, अचार की शीशी और धुले कपड़ों का थैला अलग थलग तैयार रहते हैं। अब पहली बार अपना ऐसा लाड़ देखा था तो दिल भर आया था। माँ की याद में बहू का चेहरा घुल मिल जा रहा था। तकदीर की बात, बहू इतनी सुंदर आई कि गांव आंखें फाड़े देखता रह गया। घर भी ऐसा संभाला कि बड़ी बुढ़िया चकित कर दी। रूपवती गुणवती का मेल, उसके भीतर पिछली मुस्कुराहटें मचल उठीं। बहू ने थैले में से गमछा निकाल कर बिछा दिया उसके लिए। जब उसने कहा, तुम बैठ जाओ, तो बोली, मेरी धोती पॉलिएस्टर की है, मैली नहीं होगी। धूल नहीं चिपकती इस कपड़े पर। अक्सर ऐसी नई बात कहकर बहू मुस्कुरा जाती है, मगर इस समय मुस्कुराहट गुम थी। उसे लगा बहू का ऐसा भाव विहीन चेहरा कभी नहीं देखा था। वो अपने गांव से जब आई थी तब एकदम चंद्रमा की माफिक खिली रहती थी। कितनी बातें करती थी।
वो हर बात पर हंसती थी और अवध बिहारी के हंसने का इंतज़ार करती थी। उसे सुस्त और गंभीर रहने का अभ्यास ही नहीं था। अक्सर घूंघट में ही मुस्कुराती रहती। जरूर गांव के लोगों ने उसकी मुस्कुराहट को अपने अपने लिए समझा होगा। फिर बेधड़क होकर उससे छेड़खानी की, तोहमत भी उसे ही लगा दी। मोहल्ले का राम प्रताप कहता था, आंखें बेशरम हो तो घूंघट की क्या लाज। उसने बहू को अच्छी तरह लताड़ा था, पर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी थी। इस ढिठाई पर बहू को मारा पीटा भी। अवध बिहारी बहू के चेहरे को गौर से देखता है तो लगता है उसका चेहरा खाली खाली कैसे हो गया, कब से हो गया। इस तरह का चेहरा देखने में उसे अटपटा सा लगता है। यकीन नहीं होता कि ये बहू का चेहरा ही है। हालांकि वो क्रोध में था। बदले की भावना कलेजे में धधक रही थी। अपने भाई की कातिल इस औरत को काट कर 2 टुकड़े कर देना चाहता था। ये देखकर गांव वाले उसका पराक्रम तो मानेंगे, शेर आदमी समझेंगे, पर धीरे धीरे उस पर उदासी कब्जा जमाने लगी। हाथ पांव शिथिल होने जा रहे थे, पर जल्दी संभलने लगा। कोशिश करके भीतर ही भीतर उठती स्मृतियों को रौंदने लगा। याद न रहा बहू से कब और कैसे मिला था, पर याद आ रही है कि बहू इसी रास्ते ब्याह कर आई थी। अभी आधा मील चलने पर वो नदी आ जाएगी जिसके पुल के ऊपर से हमारी जीप गुजरी थी। दुल्हन ने बहता पानी देखकर अपनी साड़ी के खूंट में से खोलकर पैसे, सुपारी और हल्दी की गांठ की पोटली आगे कर दी थी और धीमे से बोली थी, हमारे मायके की चीज़ है, पानी में सिरा दो। चीज़ें अपने हाथों से लेकर उसने बहू की गोरी हथेलियों का पसीना महसूस किया था और मेहंदी की खुशबू नथनों में भर ली थी। अपने हाथों में लिए बैठा रहा। कैसे कहता कि इन चीज़ों को पानी में फेंकने का मन नहीं है। सिराया नहीं, बहू की बंशी जैसी आवाज़, मगर जैसे उसके झीने घूंघट में कोई असगुन की भयभीत आशंका लगी हो। फिर भी नज़रें मिलते ही मुस्कुरा दी। घूंघट के आवरण में वो एकदम साफ देख रहा था। मुस्कान झिलमिलाती रही, चेहरे पर नाचते भावों की चहल पहल। जीप ड्राइवर बोला, हम सिरा देंगे अपने गांव के तालाब में, चिंता मत करो। आज क्या सिराने जा रहा है? अवध बिहारी के सीने में दुख की एक लहर उठी जो दिमाग से जा टकराई। गांव वालों ने पंचायत में क्या तय किया है? बहू को मारकर लाश पेड़ से टांग देंगे, झूलती हुई लाश का तमाशा होगा, कुएं में धक्का दिया जाएगा बहू को, और फिर सूखी झाड़ियाँ और कांटे भर दिए जाएंगे। हो सकता है नंगी करके घुमाएं और चेहरे पे कालिक पोत दें। ऐसी सजाएं चलन में हैं आजकल। पंचों ने ऐलान कर दिया कि आज ये बहू हत्यारी औरत है। ये न किसी की पत्नी है, न बेटी है, न माँ। सोचते अवध बिहारी का खून सूखने लगा। भीतरी जमीन ऐसी कड़ी हो गई कि चटकने लगी। दरारों में तरलता नाम मात्र को नहीं। बहू ने ऐसा क्यों किया? बहू सच सच बता दे तो शायद पंचों को समझाने में आसानी हो, फिर वो बच सकती है। गांव समाज के रहम पर बच जाने की बात पर जैसे बहू ही बोली हो। अवध बिहारी, तुम बच्चा नहीं हो, समझते हो कि कोई औरत ऐसा क्यों करती है, ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाती है? नहीं, ऐसा करने पर वो बच नहीं सकती। मर्दों के नियम, उनकी मुकर्रर की गई सजाएं कौन सी औरत टाल पाई है? वो अपने भाई को खूब जानता था। बहू ने भी तो शिकायत की थी कि तुम्हारा भाई बदतमीजी करता है और पड़ोसियों को ले आता है मेरे लिए। तब उसने समझाया था, तुम अपना चरित्र संभाल कर रखो, जब तक शह नहीं मिलेगी वो हिम्मत नहीं कर सकता। बहू ताव खा गई थी। बोली, भाई है इसलिए इल्ज़ाम मुझे दे रहे हो? ठीक है, तुम्हारे बस का नहीं है मुझे बचाना, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूँगी। ये बात सुनकर उसे झुरझुरी सी आ गई थी। बात आगे बढ़ाता तो कलह बढ़ती, तमाशा होता, इज्जत जाती। भोर का उजियारा फैलने लगा। अरे, ये औरत की तरह चल रही है। बैठ बैठ सुस्ता सुस्ता कर, क्या धरती इसके बाप की है? पाँव दुख रहे हैं, उसने कहा तो अवध बिहारी को बेतहाशा गुस्सा आया। मरना है कहकर उसने बहू को बाँह खींचकर आगे बढ़ाया। वो झोला टांग कर खड़ी हो गई। 4 मील की यात्रा तक तय नहीं हुई। वो खुद भी अपनी देह से जूझ रहा था।
प्रकृति से सहायता मांगता हुआ भावी जीवन के लिए किसी संबल की तलाश में गांव से भागकर आया कि कहीं कोई खो, गुफा या सुरंग मिल जाए, मगर धरती उसे आकाश की तरह खाली और सपाट दिखाई देने लगी। चौड़े बियाबान में दोनों स्त्री पुरुष निहत्थे खोए खोए से खड़े, जैसे संसार को पहली बार देख रहे हों। अंग अंग से झरबर रंग सी बरसती बहू ठूंठ सी खड़ी थी। जीवन धाराओं का सोता सूख गया। मुर्दा रोशनी ने छाया दोनों के चेहरों पर पटक दी तो भय के काले साए बिलबिला उठे। तभी बहू की बाहों में हरकत सी हुई। उसकी बाहें थरथराईं, जैसे वो कब से चाहती हो कि अपने पुरुष को आगोश में ले ले। नज़ारा देखकर अवध बिहारी के दिल में चंग बजने लगी। चंग बजाकर वो हर हालत में अपनी औरत के निष्कलंक होने की मुनादी कर रहा है। साहस आया, उत्साह हुआ कि सीधा पांव हौसले से आगे बढ़ा। बहू के पाँव में भी नामालूम सी गति आई। चांदनी नहीं थी, भोर का धुंधलका था, जिसमें न उसकी अपनी भवों का हिलना दिख रहा था, न बहू के होठों पर आई थिरकन। एक दूसरे के संकेतों की भाषा का स्वर झींगरों ने सुना हो तो सुना हो। कभी बहू आगे होती, कभी अवध बिहारी आगे निकल जाता। आगे पीछे होते हुए एक दूसरे के पग चिन्हों पर कदम रखते हुए आगे चले, जैसे सोच लिया हो जीवन की ये गति है। अवध बिहारी ने लपक कर बहू का हाथ पकड़ लिया और कहा, आगे नदी आ गई। दोनों ठिठक गए, दूर दूर तक देखने लगे। पुल कहाँ गया? अवध बिहारी को याद आया, बाढ़ नहीं आई थी जब पुल तोड़ ले गई। अब इतना उजाला हो गया है कि दोनों एक दूसरे की आंखें देख सकें। बहू की बड़ी बड़ी रत्नार आंखों में क्या है वो जान सकता था। वो कठोर निगाहों से नदी को देख रही है। बाप रे, हाथी डुबान पानी, बहू के मुंह से निकला। इसको पार करना अपने भी बाप के बस का नहीं। अवध बिहारी असहाय स्वर में बोला, रुको, मैं पत्थर उछाल कर पता कर लूँगी पानी कहाँ ज़्यादा है। कहकर वो पत्थर खोजने लगी। अवध बिहारी भी उसके साथ पत्थर खोजने लगा। नदी के पास जहाँ घास उगी थी, छोटे छोटे गड्ढे थे, वहीं पानी कम होने की संभावना है। बहू ने अनायास ही एक पत्थर पानी में उछाल दिया। अवध बिहारी ने गर्दन चुस्ती से मोड़ी, गांव की ओर देखने लगा कि कोई आ तो नहीं रहा। बहू न जाने क्या समझ गई, पंजों के ऊपर तक लटकती अपनी धोती उतारने लगी, साया और ब्लाउज भी। क्या कर रही है? उसने बहू को पहली बार इस रूप में खुले में देखा था। उसकी नज़रें ना उठ सकीं। नदी पार कैसे करेंगे फिर? अवध बिहारी का आशय समझकर बहू ने पूछा, नदी में उतरोगी? डूब जाओगी, सुन रही हो? बहू ने कुछ नहीं कहा। अवध बिहारी की ओर देखती रही। उसकी निगाहों में न धिक्कार न फटकार, ललकार और आह्वान भी नहीं। वो नदी में नहीं, बहू की आंखों में डूब उतरा रहा है। दरअसल उसकी बहू खूंखार और खतरनाक नहीं, हिम्मतवर है। अवध बिहारी किनारे पर चक्कर काटने लगा। आओ मेरे पीछे, कहकर बहू ने नदी में छलांग लगा दी। नदी का पानी उफन रहा था। बहू हाथ पांव मारती हुई पूरी ताकत लगाकर पानी को पछाड़ रही थी। मन हुआ खुद भी कूद जाए, मगर वो किनारे पर खड़ा निहार रहा है कब से। बीच बीच में पौरुष की तौहीन सी लगी। जाबाज बहू से ईर्ष्या भी हुई, मगर बहू जब मछली की तरह पानी में विलीन हो गई तो संतोष हुआ। अब वो कौतुकपूर्ण निगाह से किनारे पर रखी बहू की धोती को देखने लगा। उसका ब्लाउज, ये कपड़े भीगे नहीं थे, कीचड़ में सन गए हैं। उसकी उंगलियां कसमसाने लगीं। सब्र टूट गया। कपड़े उठाए और हाथों में जकड़ लिए। हाथ भी कीचड़ में सन गए। उसने परवाह नहीं की, क्योंकि उसके पास बहू की वस्त्र संपदा के अलावा कुछ न था। तभी कोई मछली उछाल खाकर उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। वो सकपका गया, जैसे चोरी करते पकड़ा गया हो, जबकि ये भी जान रहा था कि दिन निकल तो रहा है, मगर रात्रि जागरण के बाद पपीहा, टिटहरी, झींगुर सोए हैं। गांव में भी लोग देर तक जागे थे। बड़ी देर तो उसके अपने दरवाजे के आगे ही खड़े रहे, जैसे घर के पिंजरे में शेरनी बंद हो और वे निकट खड़े होकर ही शेरनी की ताकत को चुनौती दे रहे हों। वे लोग निश्चित ही अभी नींद में होंगे। वो खड़ा हो गया, बाहें ऊंची करके अंगड़ाई लेने लगा। अब गांव की ओर चल देना चाहता था, क्योंकि बहू नदी तैर गई थी।
अभी आप सुन रहे थे मैत्रेय पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी गुनाहगार। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।